क्या आपने कभी ऐसे स्थान के बारे में सुना है जहां पत्थर भौतिकी के नियमों को चुनौती देते हैं? एक ऐसी जगह जहां प्राचीन रहस्य असंभव रूप से सटीक कट्स और डिजाइनों में बंद है, जो हमारे अतीत के बारे में हमारी सोच को चुनौती देते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये जगह वास्तव में मौजूद है, बोलीविया के एंडीज पर्वतों में, टिटिकाका झील के किनारे। इसे पूमा पंखू कहा जाता है, जिसका स्थानीय आयमारा भाषा में अर्थ है पूमा का द्वार। लेकिन ये कोई साधारण द्वार नहीं है, ये एक गहरा रहस्य है, एक ऐसी पहेली जिसने वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और इंजीनियरों को सदियों से हैरान कर रखा है। इन विशाल पत्थरों के नीचे कौन से रहस्य दबे हुए हैं? जरा कल्पना कीजिए, आप लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं, जहां हवा पतली है और आसमान बहुत पास लगता है। आपके चारों ओर विशाल बिखरे हुए पत्थर हैं, कुछ तो कार जितने बड़े हैं, और इनका वजन 100 टन से भी ज्यादा है। लेकिन सिर्फ इनका आकार ही नहीं, इनकी कटिंग भी हैरान कर देने वाली है। आप सीधी रेखाएं, जटिल कोण और चिकनी सतहें देखते हैं, जो मानो लेजर या डायमंड टिप वाले आरे से बनाई गई हो। ये स्टोनहेंज या पिरामिड्स जैसे खुरदरे पत्थर नहीं हैं, ये पत्थर कुछ अलग हैं। ये इतनी उन्नत कारीगरी का प्रमाण है कि लगता है जैसे ये अपने समय से बाहर हैं। आखिर हजारों साल पहले इतनी परफेक्शन किसने और कैसे हासिल की? पूमा पंखू का स्थल एक व्यवस्थित अव्यवस्था जैसा है। ऐसा लगता है जैसे किसी दैत्याकार हाथ ने भव्य मंदिर परिसर को बिखेर दिया हो, जैसे किसी बच्चे ने अपने खिलौनों को फैला दिया हो। विशाल एच आकार के पत्थर पूरे इलाके में बिखरे हैं, और हर एक बिल्कुल दूसरे जैसा है, मानो किसी प्राचीन अज्ञात फैक्ट्री में इन्हें एक साथ बनाया गया हो। यहाँ एंडेसाइट और लाल बलुआ पत्थर की सिलेन है, जो पृथ्वी के सबसे कठोर पत्थरों में से हैं, और इन्हें इतनी सटीकता से तराशा गया है कि हमारी आधुनिक तकनीक भी इसे दोहराने में संघर्ष करेगी। रहस्य तब और गहरा हो जाता है जब आप जानते हैं कि इन विशाल लाल पत्थरों की खदान यहाँ से 10 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। ऐसे कठिन इलाके में इन पत्थरों को कैसे लाया गया होगा? यही सवाल पूमा पंखू के रहस्य के केंद्र में है। ये हमारी प्राचीन सभ्यताओं की समझ को चुनौती देता है। क्या हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा उन्नत थे? क्या उनके पास कोई भूली बिसरी तकनीक थी जिससे वे पत्थरों को इतनी आसानी और सटीकता से आकार दे सकते थे? या फिर कोई और भी असाधारण, शायद थोड़ी डरावनी वजह है? जैसे जैसे हम इस प्राचीन पहेली की परतें खोलते हैं, हमें अपनी जानकारी की सीमाओं का एहसास होता है, और हमें उन संभावनाओं के लिए खुद को खोलना पड़ता है जो विज्ञान कथा जैसी लगती है। पूमा पंखू के पत्थर मौन हैं, लेकिन उनके पास कहने के लिए एक कहानी है। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? पूमा पंखू के रहस्य को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। महान तिवानाकू सभ्यता के युग में ये शक्तिशाली साम्राज्य एंडीज में इनका साम्राज्य के उदय से बहुत पहले, लगभग 3वीं सदी से 10वीं सदी तक फला फूला। माना जाता है कि पूमा पंखू इसी बड़े धार्मिक परिसर का हिस्सा था, एक ऐसी जगह जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये कोई रहने का शहर नहीं था, बल्कि एक भव्य मंदिर था जहां अनुष्ठान होते थे और देवताओं की पूजा की जाती थी। तिवानाकू के लोग कृषि, कला और शासन में माहिर थे, और उन्होंने दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरणों में एक परिष्कृत समाज का निर्माण किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत पत्थर में दर्ज है। आधिकारिक इतिहास हमें बताता है कि तिवानाकू संस्कृति के लोगों ने ही पूमा पंखू का निर्माण किया। उनके पास कोई झात लिखित भाषा नहीं थी, फिर भी वे अपनी अद्भुत वास्तुकला और चिन्हों के माध्यम से संवाद करते थे। पत्थरों पर उकेरे गए प्रतीक, जैसे पास के तिवानाकू स्थल में प्रसिद्ध गेटवे ऑफ द सन, डंडा पकड़े देवताओं और जटिल खगोलीय कैलेंडरों को दर्शाते हैं। पूमा पंखू शायद इस साम्राज्य का ताज था, उनकी शक्ति और ब्रह्मांड से उनके संबंध का प्रमाण। ये एक ऐसी जगह थी जिसे विस्मय जगाने के लिए बनाया गया था, एक स्मारक जो हमेशा के लिए खड़ा रहे। लेकिन कुछ बहुत गलत हो गया। ये सभ्यता 10वीं सदी के आसपास ढह गई, और पूमा पंखू का उद्देश्य समय के साथ खो गया। इस इतिहास को इतना रहस्यमय बनाने वाली बात है पूमा पंखू में दिखने वाली तकनीकी छलांग। तिवानाकू परिसर की बाकी संरचनाएं प्रभावशाली हैं, लेकिन पूमा पंखू एकदम अलग स्तर पर है।
ऐसा लगता है मानो किसी भविष्य के वास्तुकारों का समूह अचानक प्राचीन सभ्यता के बीच आ गया हो। पत्थर की कारीगरी की सटीकता, जटिल इंटरलॉकिंग डिजाइन और पूरे प्रोजेक्ट का पैमाना तिवानाकू लोगों की क्षमताओं से कहीं आगे लगता है। उनके पास न तो पहिए थे, न ही पत्थर काटने के लिए लोहे के औजार और न ही कोई झात गणितीय प्रणाली। फिर भी उनके कथित काम का प्रमाण हमारे सामने है, जो हर तर्क को चुनौती देता है और ऐतिहासिक कहानी में एक गहरी खाई पैदा करता है। यही अंतर आधिकारिक इतिहास और जमीन पर मौजूद भौतिक साक्ष्य के बीच इस रहस्य को हवा देता है। अगर तिवानाकू लोगों ने पूमा पंखू बनाया तो उन्होंने ये कैसे किया? उनके पास कैसी जानकारी थी जो समय के साथ खो गई? बाद में आए इनका भी इन संरचनाओं से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने मान लिया कि इन्हें इंसानों ने नहीं बल्कि देवताओं ने एक ही रात में बना दिया। ये स्थानीय कथा उस गहरे विस्मय और अविश्वास को दर्शाती है जो पूमा पंखू ने सदियों से लोगों में जगाया है। ये स्थल हमारे इतिहास की किताबों को मूक चुनौती देता है, हमें अपने पूर्वजों की क्षमताओं के बारे में फिर से सोचने को मजबूर करता है। अब जरा खुद पत्थरों को करीब से देखें, क्योंकि यही पूमा पंखू का असली चमत्कार सामने आता है। यहाँ मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर और ग्रे एंडेसाइट का इस्तेमाल हुआ। बलुआ पत्थर के ब्लॉक इतने विशाल हैं कि सबसे बड़े का वजन 131 मीट्रिक टन तक आंका गया है। एंडेसाइट, जो और भी कठोर ज्वालामुखीय पत्थर है, उसका उपयोग ज्यादा जटिल नक्काशी और फिनिशिंग के लिए किया गया। प्राचीन सभ्यताओं के पास जो औजार थे, साधारण पत्थर के हथौड़े और कांस्य की छेनी, उनसे इतनी कठोर सामग्री को काटना और आकार देना न सिर्फ मुश्किल बल्कि लगभग असंभव लगता है। सतहें आईने जैसी चमकदार और किनारे बिल्कुल धारदार हैं। पूमा पंखू की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय चीजें हैं एच ब्लॉक्स। ऐसे दर्जनों ब्लॉक पूरे स्थल पर बिखरे हैं और सभी लगभग एक जैसे हैं। इन्हें एक जैसी माप के साथ तराशा गया, जिससे लगता है जैसे कोई स्टैंडर्ड प्रक्रिया अपनाई गई, बिल्कुल आज के मॉडर्न प्रीफैब्रिकेशन की तरह। ऐसा लगता है जैसे ये ब्लॉक किसी बड़े ढांचे के आपस में बदलने योग्य हिस्से के तौर पर बनाए गए हों। इन ब्लॉकों में जटिल और सटीक बाहरी आंतरिक कोण हैं, जिनमें से कुछ पूरी तरह से 90 डिग्री के हैं। बिना आधुनिक मापने के औजारों के इतनी कठिन चट्टान पर इतनी एक जैसी और त्रुटिहीन ज्यामितीय सटीकता कैसे हासिल की गई? ये सवाल आज के अनुभवी पत्थर कारीगरों को भी हैरान कर देता है। एक और हैरान करने वाली बात है, इन एंडेसाइट ब्लॉकों में छोटे छोटे बिल्कुल सीधे और गहरे छेद और पतली खांचें। कुछ खांचें तो सिर्फ कुछ मिलीमीटर चौड़ी हैं, लेकिन पूरी तरह सीधी हैं। इंजीनियरों का कहना है कि इतनी सटीकता पाने के लिए उन्नत ड्रिलिंग उपकरण चाहिए, शायद लेजर या वाटर जेट कटिंग तकनीक जैसी कोई चीज। प्राचीन निर्माताओं ने जटिल लॉकिंग मैकेनिज्म भी बनाए। पत्थरों को एक जटिल त्रिआयामी जिगसॉ पजल की तरह फिट किया गया, जिसमें आई आकार के क्रैम्प्स खास धातु मिश्र धातु से बनाए गए, जो पत्थर में ढाले गए खांचों में पिघलाकर डाले जाते थे और ब्लॉकों को एक साथ लॉक कर देते थे, जिससे संरचना भूकंप रोधी हो जाती थी। ये एक ऐसी तकनीक है जिसे बहुत बाद की खोज माना जाता है। पूमा पंखू का पूरा डिजाइन अपने समय के लिए हैरान कर देने वाली वास्तुकला और इंजीनियरिंग योजना का प्रमाण है। यहाँ सिर्फ बड़े पत्थर एक दूसरे पर रखने की बात नहीं थी, बल्कि एक जटिल इंटरलॉकिंग सिस्टम बनाने की थी। निर्माताओं को गणित, ज्यामिति और संरचनात्मक इंजीनियरिंग की गहरी समझ थी। उन्होंने पूरे परिसर की योजना एक साथ बनाई, जिसमें हर पत्थर की अपनी खास जगह और मकसद था। नतीजा था एक भव्य मंदिर परिसर, एक चमकदार वास्तुकला का अजूबा जो ऊंचाई वाले सूरज में चमकता रहा होगा। आज जो खंडहर हम देखते हैं, वे उस असली भव्यता की सिर्फ एक छाया है, एक टूटी हुई पहेली जिसे हम आज भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब आज के इंजीनियर और पत्थर विशेषज्ञ पूमा पंखू का निरीक्षण करते हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया अक्सर विस्मय और उलझन का मिश्रण होती है। वे जानते हैं कि एंडेसाइट जैसी कठोर चट्टान पर काम करना कितना मुश्किल है। एच ब्लॉक्स और अन्य कलाकृतियों में दिखने वाली सटीकता को आदिम औजारों से हासिल करना कई लोगों के लिए व्यावहारिक रूप से असंभव लगता है। जरा सोचिए,
एक ग्रेनाइट के ब्लॉक के अंदर एकदम सही समकोण सिर्फ पत्थर के हथौड़े और कांस्य की छेनी से तराशना, और फिर यही काम बार बार दर्जनों भारी ब्लॉकों पर दोहराना और हर बार बिल्कुल एक जैसा बनाना। इसमें जितनी मेहनत, समय और कौशल लगेगा वह तिवानाकू सभ्यता की क्षमताओं से कहीं ज्यादा लगता है। रहस्य और गहरा हो जाता है जब हम औजारों को देखते हैं। आधिकारिक पुरातात्विक रिकॉर्ड बताता है कि तिवानाकू लोग पत्थर के भारी हथौड़े और कांस्य के औजार इस्तेमाल करते थे, लेकिन कांस्य एक अपेक्षाकृत नरम धातु है। मोहस पैमाने पर इसकी कठोरता 4 से भी कम होती है, वहीं एंडेसाइट की कठोरता 6 से 7 के बीच होती है। कांस्य की छेनी से एंडेसाइट में जटिल डिजाइन तराशना ऐसा है जैसे प्लास्टिक के चाकू से लकड़ी की मेज काटना। औजार घिस जाएगा लेकिन पत्थर पर असर नहीं होगा। औजार और तैयार उत्पाद के बीच ये बुनियादी असंगति पुमा पंखू की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। इसके अलावा इंटरलॉकिंग पत्थरों का डिजाइन उन्नत योजना और माप की ओर इशारा करता है। कई ब्लॉक इतने सटीकता से बनाए गए थे कि उनके बीच कागज की शीट भी नहीं जा सकती। इस तकनीक को एशलर मसनरी कहते हैं, जिसमें हर ब्लॉक को उसके पड़ोसी के साथ पूरी तरह मेल खाने के लिए तराशा जाता है। पुमा पंखू में ये एकदम चरम पर था। जटिल त्रिआयामी जोड़ बनाए गए थे। इसका मतलब है कि निर्माताओं के पास पूरे ढांचे का एक पूरा ब्लूप्रिंट था, जो उन्होंने पहली चट्टान काटने से पहले ही बना लिया था। उनके पास मापने का कोई उन्नत तरीका और इतनी सटीक जानकारी श्रमिकों तक पहुंचाने का कोई तरीका था, वो भी बिना लिखित भाषा के। इस स्तर की समन्वय और दूरदर्शिता आमतौर पर किसी अत्यंत उन्नत औद्योगिक समाज की पहचान है। तो हम इसे कैसे समझें? कुछ मुख्य धारा के पुरातत्वविद मानते हैं कि तिवानाकू लोग अपने शिल्प के माहिर थे। उन्होंने अनगिनत धैर्य और पीढ़ियों की जानकारी से ये सब हासिल किया। उनका कहना है कि पर्याप्त समय और श्रम से कोई भी कठिन कार्य संभव है। शायद उन्होंने पत्थर को धीरे धीरे रगड़कर आकार देने के लिए रेत और पानी का उपयोग किया होगा। ये सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन ये तेज, सटीक आंतरिक कोणों और पूरी तरह से ड्रिल किए गए छेदों की व्याख्या नहीं करता। खोई हुई प्राचीन तकनीक का सिद्धांत एक आकर्षक विकल्प बना हुआ है, जो बताता है कि पुमा पंखू के निर्माता ऐसे औजार या तकनीक जानते थे जिन्हें हम अभी तक नहीं खोज पाए हैं। ऐसी तकनीक जिससे वे पत्थर को मानो मिट्टी की तरह ढाल सकते थे। वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों के लिए प्यूमा पंखू एक गहरी दुविधा पेश करता है। उनका प्रशिक्षण तर्क, साक्ष्य और स्थापित ऐतिहासिक समय रेखा पर आधारित होता है। उन्हें यही सिखाया जाता है कि जो कलाकृतियां मिलती हैं और जिस सांस्कृतिक संदर्भ में वे मौजूद हैं, उसी के आधार पर सिद्धांत बनाए जाए। इसी दृष्टिकोण के अनुसार प्यूमा पंखू तिवानाकू लोगों का कार्य होना चाहिए, जिन्होंने अपने समय में उपलब्ध औजारों और तरीकों का इस्तेमाल किया। इसके विपरीत कुछ कहना कल्पना और छद्म विज्ञान के क्षेत्र में कदम रखने जैसा है। लेकिन जब वे इन पत्थरों के सामने खड़े होते हैं तो उनकी अपनी आंखों के प्रमाण स्थापित कथानक से मेल नहीं खाते। इससे उनके ज्ञान और उनकी देखी हुई चीजों के बीच एक गहरा और असहज टकराव उत्पन्न हो जाता है। कई शोधकर्ताओं ने पारंपरिक तरीकों से इस रहस्य को सुलझाने में अपने करियर समर्पित कर दिए हैं। उन्होंने यह जानने के लिए प्रयोग किए हैं कि क्या पत्थर के औजारों से वाकई एंडेसाइट को आकार दिया जा सकता है। कुछ लोगों ने छोटे पैमाने पर प्रतिकृति बनाने में सफलता पाई है, लेकिन यह प्रक्रिया बेहद धीमी और श्रमसाध्य है और वे कभी भी मूल कलाकृतियों जैसी सटीकता और चिकनाई हासिल नहीं कर पाए। ये प्रयोग भले ही उपयोगी हों, अक्सर सवालों से ज्यादा सवाल खड़े कर देते हैं। अगर एक आधुनिक शोधकर्ता को एक छोटा अधूरा खांचा बनाने में महीनों लग जाते हैं, तो प्राचीन सभ्यता को सैकड़ों विशाल पूर्णतया तराशे गए पत्थरों का पूरा परिसर बनाने में कितना समय लगा होगा। समय रेखा बस मेल नहीं खाती। साइट पर उन्नत औजारों के किसी भी स्पष्ट प्रमाण की कमी इस समस्या को और जटिल बना देती है। अगर निर्माताओं ने किसी तरह की उन्नत मशीनरी का इस्तेमाल किया था, तो वह कहां है? पुरातत्वविदों ने इस क्षेत्र की पूरी तरह खुदाई की है, लेकिन उन्हें न तो लेजर कट्टर, न पावर ड्रिल और न ही किसी अज्ञात तकनीक के कोई अवशेष मिले हैं। उन्हें सिर्फ वही साधारण पत्थर और कांस्य के औजार मिले हैं जो अन्य प्राचीन संस्कृतियों से जुड़े हैं। इस साक्ष्य की अनुपस्थिति को अक्सर खोई हुई तकनीक के सिद्धांत के खिलाफ
तर्क के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इस सिद्धांत के समर्थक कहते हैं कि ऐसे कीमती औजारों को सभ्यता के पतन के समय सुरक्षित रूप से हटा लिया गया होगा, या फिर वे ऐसे पदार्थों से बने होंगे जो समय की मार नहीं झेल पाए। यह सब शोधकर्ताओं को एक कठिन स्थिति में डाल देता है। क्या वे उस सिद्धांत पर टिके रहें जो भौतिक साक्ष्य को पूरी तरह नहीं समझा पाता, या वे अधिक असामान्य विचारों के लिए दरवाजा खोलें, इस जोखिम के साथ कि उन्हें अवैज्ञानिक करार दिया जाए? यह एक क्लासिक मामला है, एक ऐसी विसंगति का जिसे मौजूदा वैज्ञानिक समझ के दायरे में नहीं समझाया जा सकता। इतिहास में अक्सर ऐसी ही विसंगतियों ने सबसे बड़े वैज्ञानिक नवाचारों को जन्म दिया है। प्यूमा पुंकू शायद ऐसी ही एक विसंगति है, एक ऐसी जगह जो हमें प्राचीन इतिहास और मानव क्षमता की हमारी समझ की बुनियाद पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर रही है और पारंपरिक पुरातात्विक सोच की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है। जब पारंपरिक व्याख्याएं असफल हो जाती हैं, तो इंसानी कल्पना स्वाभाविक रूप से और भी असाधारण संभावनाओं की ओर मुड़ जाती है, और प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांतकारों द्वारा प्रस्तुत की गई संभावना से अधिक असाधारण शायद ही कोई हो। उनके लिए प्यूमा पुंकू केवल एक रहस्य नहीं है, यह तो मानव इतिहास में बाहरी ग्रहों के हस्तक्षेप के मामले में सबसे बड़ा प्रमाण है। वे असंभव रूप से सटीक पत्थर की कारीगरी, दूर दूर से लाए गए विशाल पत्थर के ब्लॉक और पर्याप्त औजारों की कमी को देखते हैं और एक सीधी लेकिन चौंकाने वाली निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इंसानों ने यह अकेले नहीं बनाया। उनका तर्क है कि केवल एक तकनीकी रूप से उन्नत एलियन प्रजाति के पास ही ऐसा ज्ञान और मशीनरी हो सकती थी जिससे इतनी शानदार रचना बनाई जा सके। इस सिद्धांत के अनुसार हजारों साल पहले पृथ्वी पर बाहरी ग्रहों के आगंतुक आए थे। या तो उन्होंने खुद ही प्यूमा पुंकू जैसे स्थल बनाए, या उन्होंने प्राचीन लोगों के एक चुनिंदा समूह को अपनी उन्नत तकनीक सिखाई। लेजर जैसी कटिंग, बड़े पैमाने पर बनाए गए एच ब्लॉक और जटिल इंजीनियरिंग को बाहरी दुनिया की तकनीक के स्पष्ट हस्ताक्षर के रूप में देखा जाता है। खास तौर पर एच ब्लॉक को अक्सर किसी प्रकार के कार्यात्मक घटक के रूप में देखा जाता है, शायद किसी बड़ी मशीन, लैंडिंग पैड या ऊर्जा उत्पन्न करने वाले उपकरण का हिस्सा। पूरा स्थल अब केवल आकाश के देवताओं की पूजा के लिए बने मंदिर के रूप में नहीं, बल्कि आकाश से आए प्राणियों द्वारा बनाए गए एक कार्यात्मक चौकी के रूप में देखा जाता है। इस सिद्धांत के समर्थक जैसे प्रसिद्ध लेखक एरिक वॉन डैनिकेन अपने दावों का समर्थन करने वाले अन्य सुरागों की ओर इशारा करते हैं। वे गेटवे ऑफ द सन पर बनी आकृतियों और अन्य कलाकृतियों को देखते हैं और उन्हें पौराणिक देवताओं के रूप में नहीं, बल्कि हेलमेट और स्पेस सूट पहने प्राचीन अंतरिक्ष यात्रियों के चित्रण के रूप में व्याख्यायित करते हैं। स्टाफ पकड़े हुए केंद्रीय आकृति को कभी कभी उन्नत औजार या हथियार पकड़े आगंतुक के रूप में देखा जाता है। उनका तर्क है कि दुनिया भर की प्राचीन कथाएं और किंवदंतियां जो स्वर्ग से उतरकर मानवता को सिखाने वाले देवताओं की बात करती हैं, असल में मिथक नहीं है, बल्कि बाहरी ग्रहों की सभ्यता के साथ वास्तविक मुलाकातों का विकृत ऐतिहासिक विवरण है। उनके अनुसार प्यूमा पुंकू इस बात का भौतिक प्रमाण है। बेशक प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत अत्यंत विवादास्पद है और मुख्य धारा के अधिकांश वैज्ञानिकों और इतिहासकारों द्वारा खारिज कर दिया जाता है। उनका तर्क है कि ऐसे दावे का समर्थन करने के लिए कोई प्रत्यक्ष भौतिक प्रमाण नहीं है, न कोई दुर्घटनाग्रस्त अंतरिक्ष यान, न कोई एलियन कलाकृति, न कोई गैर पृथ्वी सामग्री। वे इस सिद्धांत को प्राचीन लोगों की प्रतिभा और क्षमता को कम आंकने का तरीका मानते हैं। उनका मानना है कि यदि हम इन महान उपलब्धियों का श्रेय एलियंस को देते हैं, तो हम अपने पूर्वजों का सम्मान छीन लेते हैं। वैज्ञानिक समुदाय के इस कड़े विरोध के बावजूद एलियन हाइपोथीसिस लगातार जनमानस की कल्पना को आकर्षित करती है। यह एक ऐसी सरल सर्वसमावेशी व्याख्या प्रदान करती है जो अन्यथा असुलझी पहेली को ब्रह्मांडीय महत्व के स्थल में बदल देती है। वैज्ञानिक बहसों और एलियन सिद्धांतों से परे वहां स्थानीय लोगों, आयमारा और केचुआ की आवाजें भी हैं, जो एंडीज की प्राचीन सभ्यताओं के वंशज हैं। सदियों से वे प्यूमा पुंकू और पास के तिवानाकू के बारे में
अपनी खुद की कहानियां और किंवदंतियां सुनाते आ रहे हैं। ये मौखिक परंपराएं एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं, जो मिथक और आध्यात्मिकता में निहित है। जैसा कि पहले बताया गया, इनकाओं का मानना था कि यह स्थल देवताओं द्वारा बनाया गया था। वे पत्थर की कारीगरी से इतने प्रभावित थे कि इसे मानव निर्मित मान ही नहीं सकते थे। ये प्राचीन विश्वास स्वयं ही स्थल में रहस्य की एक परत जोड़ देता है। सबसे प्रमुख किंवदंतियों में से एक रचयिता देवता विराकोचा की है, जो लेक टिटिकाका के जल से प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, तारे और पहले इंसानों को पत्थर से बनाया। एक बड़ी बाढ़ के बाद जब उनकी पहली रचना नष्ट हो गई, तो वे लौटे और तिवानाकू में एक नई मानव जाति बनाई। कुछ लोग इन किंवदंतियों को शाब्दिक रूप से मानते हैं और विश्वास करते हैं कि वास्तव में कोई शक्तिशाली गैर मानव प्राणी इसका जिम्मेदार था। प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांतकार भी इस रचयिता देवता विराकोचा को अपने एलियन आगंतुक के विचार से जोड़ते हैं, जिसने एंडीज में सभ्यता स्थापित करने में मदद की। पत्थर से सृजन की कहानियां, उनका तर्क है, शायद उन्नत तकनीक को काम करते देखने की स्मृति हो सकती है, जिसने पहाड़ों को आकार दिया। अन्य किंवदंतियां बताती हैं कि प्यूमा पुंकू के पत्थर कभी खुद ब खुद चल सकते थे। एक जादुई ध्वनि या शक्तिशाली शब्द की कहानी है, जो इन विशाल ब्लॉकों को उठाकर अपनी जगह पर रख देता था। ध्वनि या फ्रीक्वेंसी का उपयोग कर भारी वस्तुओं को उठाने का यह विचार बड़ा ही दिलचस्प है। सुनने में यह पूरी तरह से कल्पना जैसा लगता है, लेकिन कुछ सीमांत शोधकर्ताओं ने ध्वनिक तकनीक और सोनिक लेविटेशन के विचार का पता लगाया है, सोचते हुए कि क्या प्राचीन सभ्यताओं ने भौतिकी की ऐसी कोई शाखा साध ली थी जिसे हम अब समझना शुरू कर रहे हैं। क्या ये किंवदंतियां किसी भूली बिसरी विज्ञान या ऐसी तकनीक की लोक स्मृति हो सकती है जिसने कंपन की शक्ति से गुरुत्वाकर्षण को मात दी थी। हालांकि ये स्थानीय किंवदंतियां वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मानी जाती, लेकिन ये प्यूमा पुंकू की कहानी का एक अहम हिस्सा है। ये दिखाती हैं कि विस्मय और रहस्य की भावना केवल आधुनिक समय की बात नहीं है। सदियों पहले यहाँ रहने वाले लोग, जो इसके निर्माण के समय के अधिक करीब थे, वे भी इससे पूरी तरह चकित थे। ये कहानियां एंडीज की सांस्कृतिक विरासत में बुनी गई हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी विस्मय की भावना को जीवित रखती है। ये हमें याद दिलाती है कि प्यूमा पुंकू सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, यह एक पवित्र स्थल है, शक्ति का स्थल है और उन सभी के लिए एक स्थायी रहस्य का स्रोत है जो इसका सामना करते हैं। तो अब हमारे सामने एक विशाल प्रश्न खड़ा है, क्या प्यूमा पुंकू असाधारण मानवीय प्रतिभा का परिणाम था या फिर कोई अन्य और भी रहस्यमय शक्ति इसमें शामिल थी? आइए सबूतों को तौलते हैं। मानव निर्माण के पक्ष में तर्क ये है कि हमें अपने पूर्वजों को कम नहीं आंकना चाहिए। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जब प्राचीन संस्कृतियों ने वे अद्भुत कार्य किए जिन्हें पहले असंभव माना जाता था। मिस्र के पिरामिड, रोम के जल सेतु, चीन की महान दीवार, ये सभी मानव प्रतिभा, दृढ़ता और संगठनात्मक कौशल के प्रमाण हैं। इस विचार के समर्थकों का मानना है कि तिवानाकू के लोगों ने सदियों तक विकसित होकर पत्थर की कारीगरी की एक अनूठी और अत्यंत परिष्कृत तकनीक हासिल कर ली थी, जो अब खो चुकी है। शायद उन्होंने कई तकनीकों का संयोजन किया होगा। संभव है कि उन्होंने कठोर पत्थर के औजारों से धीरे धीरे एंडेसाइट को तराशा हो। वे रेत और पानी जैसे घर्षक पदार्थों और अपार धैर्य का उपयोग करके सतहों को चमका सकते थे। परिवहन के लिए वे हजारों मजदूरों, लकड़ी के लुढ़कते लट्ठों, रस्सियों और ढलान वाली सतहों का उपयोग कर सकते थे, जिससे भारी पत्थर के ब्लॉकों को खदान से धीरे धीरे खींचा जा सके। सटीक माप के लिए वे सादे लेकिन प्रभावी औजार जैसे प्लम्बॉब, वाटर लेवल और गांठदार रस्सियों का इस्तेमाल कर सकते थे। यह कार्य विशालकाय था और इसे पूरा करने में पीढ़ियां लग जाती, लेकिन इस दृष्टिकोण के अनुसार यह असंभव नहीं था। यह उस समय और स्थान के लिए मानवीय उपलब्धि की पराकाष्ठा थी। दूसरी ओर बाहरी या अज्ञात प्रभाव के पक्ष में सबूत है। कटिंग की पूर्णता, एच ब्लॉकों की एकरूपता, एंडेसाइट चट्टान की कठोरता और स्थल पर किसी भी उन्नत औजार के प्रमाण का न मिलना, ये सभी संदेह को जन्म देते हैं। तर्क सीधा है,
अंतिम परिणाम उस संस्कृति के ज्ञात तकनीकी स्तर से कहीं अधिक उन्नत प्रतीत होता है, जिसे इसका श्रेय दिया जाता है। यहीं पर खोई हुई अत्यंत उन्नत प्राचीन सभ्यता, शायद एटलांटिस जैसी वैश्विक सभ्यता या बाहरी ग्रहों के आगंतुकों के हस्तक्षेप के सिद्धांत आते हैं। ये सिद्धांत प्यूमा पुंकू द्वारा प्रस्तुत सभी तकनीकी पहेलियों का एक सरल समाधान देते हैं। अंततः दोनों पक्षों के लिए विश्वास की छलांग आवश्यक है। यह मानना कि तिवानाकू के लोगों ने इसे साधारण औजारों से बनाया, हमसे लगभग अतिमानवीय कौशल और धैर्य पर विश्वास करने की मांग करता है। और यह मानना कि इसे एलियंस या किसी खोई हुई उन्नत जाति ने बनाया, हमसे उन प्राणियों या सभ्यताओं पर विश्वास करने की मांग करता है जिनका कोई प्रत्यक्ष भौतिक प्रमाण नहीं है। हम असंभव उपलब्धि और असिद्ध व्याख्या के बीच फंसे हुए हैं। प्रमाण आकर्षक हैं, लेकिन अधूरे हैं। पत्थर खुद सुराग देते हैं, लेकिन वे अपना अंतिम रहस्य नहीं बताते। प्यूमा पुंकू इस विश्वास की धार पर टिका है, जहां इतिहास, विज्ञान और मिथक टकराते हैं। आखिरकार प्यूमा पुंकू की असली विरासत क्या है? यह केवल किसी भूले बिसरे मंदिर का खंडहर नहीं है। यह अज्ञात का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह हमें विनम्रता से याद दिलाता है कि हमारे अपने अतीत के बारे में हमारे पास सभी उत्तर नहीं है। यह हमारी घमंड को चुनौती देता है और हमें अपने ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है। हर ऐतिहासिक तथ्य के लिए जिसे हम सही मानते हैं, एक प्यूमा पुंकू है, एक ऐसा रहस्य जो आसान जवाबों को नकारता है और हमें स्वीकृत इतिहास की आरामदायक सीमाओं से परे सोचने के लिए प्रेरित करता है। यह हमारी जिज्ञासा को जगाता है और हमारी कल्पना को उड़ान देता है, जो खोज और प्रगति के असली इंजन हैं। मेरी अपनी राय, मुझे लगता है हम समझ की एक चौराहे पर खड़े हैं। मानव प्रतिभा के पक्ष में सबूत मजबूत है और हमें अपने पूर्वजों की क्षमताओं को कभी भी जल्दी से खारिज नहीं करना चाहिए। वे बुद्धिमान, संसाधनशील और अद्भुत कार्यों में सक्षम थे। फिर भी प्यूमा पुंकू की विसंगतियां इतनी महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सटीकता, पैमाना और निर्माण का दुस्साहस हमारे विश्वास की सीमाओं को चुनौती देता है। इस रहस्य को एक झटके में नकारना उतना ही अवैज्ञानिक है जितना कि किसी कल्पना को आंख मूंदकर स्वीकार कर लेना। मुझे लगता है सच्चाई शायद कहीं बीच में छुपी है। शायद ऐसी कोई खोई हुई प्राचीन तकनीक में जो पूरी तरह मानवीय थी, लेकिन आज हमें एलियन जैसी लगती है। प्यूमा पुंकू द्वारा उठाए गए सवाल शायद किसी भी एक उत्तर से अधिक महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने ये पत्थर कैसे काटे? उन्होंने इन्हें कैसे उठाया? इनका असली उद्देश्य क्या था? और वे लोग जो इतना अद्भुत ज्ञान रखते थे, उनका क्या हुआ? ये सवाल हमें लगातार खोजने, खुदाई करने और अपनी धारणाओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित करते हैं। यह स्थल हमें सिखाता है कि इतिहास कोई बंद किताब नहीं, बल्कि एक जीवित पहेली है जिसमें कई टुकड़े गायब हैं। जिज्ञासु इंसानों के रूप में हमारा काम है उन टुकड़ों को ढूंढना, चाहे खोज कितनी भी अजीब या असंभव क्यों न लगे। प्यूमा पुंकू शायद वर्षों या सदियों तक एक रहस्य बना रहेगा। इसके बिखरे मौन पत्थर बोलीविया के एंडीज में अपने रहस्य की रक्षा करते रहेंगे। वे हर आगंतुक में विस्मय, बहस और आश्चर्य जगाते रहेंगे, चाहे इसे देवताओं ने बनाया हो, एलियंस ने, या अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली इंसानों ने। एक बात निश्चित है, प्यूमा पुंकू हमारी साझा मानव विरासत का खजाना है। यह एक ऐसा स्थान है जो हमें दुनिया को नई नजरों से देखने, अपनी उत्पत्ति पर गहरे सवाल पूछने और यह महसूस करने के लिए मजबूर करता है कि अतीत शायद हमारी कल्पना से कहीं अधिक रहस्यमय और भव्य था। प्यूमा का द्वार आज भी खुला है, हमें अनजाने की दहलीज पर आमंत्रित करता हुआ।